नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक बार सेल्फ प्रेप आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल और हेडलाइन से आपने समझ लिया होगा। हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडेक्स। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस इंडेक्स का नाम है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025। तो इसमें हम जानेंगे क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, इंडिया की क्या पोजीशनिंग है, और उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी हम कवर करेंगे, और लास्ट में कुछ पीवाई कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे हमारा पूरा सेटअप रहता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, देखिए करप्शन जो है ये एक बहुत बड़ा टर्म है, कोई छोटा टर्म तो है नहीं। क्योंकि अगर ये किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो वहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस कर देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे एक ब्रेक लगा देता है, और किसी भी तरीके की डेवलपमेंट को फिर आगे होने से रोकता है। तो ये कोई छोटा मोटा टर्म तो है नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। चलिए शुरू करते हैं। फोकस हमारा इंडिया सेंट्रिक ही रहेगा, एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे, ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाएंगे। सिंपल जो हो सके वो वही डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड लगा दी है मैंने। यूपीएससी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी का जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग सिलेबस में आता है। थीम रहेगी इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीआई को एनालाइज करेंगे, उसके डेटा मेथडोलॉजी पे बात करेंगे, और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब देखिए, करप्शन अगर आपके समाज में ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हायर करप्शन है उतनी ही लो इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जितनी लो करप्शन है उतनी हाई इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है उस पर भी ये कहीं ना कहीं असर तो डालता ही है। अब इंडेक्स को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीपीआई 2020-2025 की। इसको पब्लिश कौन करता है, तो पब्लिशर का नाम पढ़ लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। छोटे छोटे एग्जामों में, स्टेट सिविल सर्विसेज में, या एसएससी की परीक्षा में, या एनडीए की परीक्षा में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको पब्लिश करने वाली बॉडी का क्या नाम है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब आप, मैंने यहाँ एक मैट्रिक लगाया हुआ है, वो आप ध्यान से देखिए। अगर आपका स्कोर ज़ीरो रहा, नीचे की तरफ आया, तो आप हाईली करप्ट नेशन हैं। मतलब अगर आपका जितना लो स्कोर है वहाँ आपका करप्शन ज़्यादा है। अगर आप इस तरफ गए ग्रीन साइड में, तो जितना ज़्यादा स्कोर है उतनी ही बढ़िया क्लीन आपका देश है। राइट, तो कोशिश ये की जाएगी कि आपका जो मीटर है, आपका जो डंडा है, वो ग्रीन साइड जाए, रेड साइड ना जाए। ठीक है, अब क्योंकि नाम में ही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो हम यहाँ बेसिकली जिस सेक्टर को कवर करेंगे वो है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कितना ज़्यादा है, कि ग्राउंड पे जो ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, ग्राउंड पे जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, उसको हमें देखना होगा कि वो कैसा है। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर है यहाँ पे इंडेक्स को लेके। कौन पब्लिश करता है, जल्दी बताइए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। लो स्कोर का क्या मतलब है कि आप हाईली करप्ट है। हाई स्कोर का क्या मतलब है कि बहुत बढ़िया है, ताली हो जानी चाहिए आपके लिए। साथ ही साथ किस सेक्टर को कवर करता है, पब्लिक सेक्टर को कवर करता है। कौन से लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, तो लोअर लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ब्यूरोक्रेसी है उसको देखते हैं। साथ ही साथ कितने देशों को लिया जाता है, तो 182 कंट्रीज जो है इसमें इवेल्युएट की जाती है। अब एक बार वैश्विक तस्वीर देखें, द ग्लोबल ग्रिम पिक्चर। तो ये तो हो गई भाई जग हंसाई वाली काम, क्योंकि 100 के आंकड़े में से ग्लोबल एवरेज स्कोर जो चल रहा है वो चल रहा है 42। मतलब कि ज़्यादातर देशों का जो एवरेज मिला के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42। समझ रहे हैं आपकी कितना करप्शन है पूरे ही विश्व के अंदर में। दिस इज़ द लोएस्ट ग्लोबल एवरेज इन ओवर अ डिकेड। पिछले 10 सालों में ये सबसे कम रहा है, मतलब पहले इससे बेहतर था। करप्शन अब एडवांस डेमोक्रेसीज को भी तोड़ रही है, वहाँ भी सिचुएशन ख़राब हो रही है। कैसे ख़राब हो रहे हैं कि 10 साल पहले 12 ऐसे देश थे जिनका स्कोर 80 से ज़्यादा था। 2025 तक आते आते अब वो सिर्फ 5 बचे हैं। मतलब 2/3 जो वर्ल्ड है, 67% कंट्रीज, उनका स्कोर 50 के नीचे है। और 67% कितने का, 182 का। जब आप इसे निकालेंगे तो ये कुछ रफली 122 के आसपास आता है। तो 122 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें स्कोर 50 के नीचे जा रहा है। तो ये तो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है।
पूरे ही विश्व के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, ये बहुत ही चिंता का विषय है, राइट। तो जल्दी ही कुछ करना चाहिए जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ताकि विश्व में हालत अच्छी रहे। वैसे विश्व में हालत अच्छी है नहीं भी फिलहाल के लिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, सब कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर में। ग्लोबल लीडर बोर्ड पे देखते हैं, दो खेमे हैं हमारे पास। एक खेमा जो बिल्कुल क्लीनेस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें डेनमार्क पिछले 8 साल से नंबर 1 पे बने हुए हैं, स्कोर है 89। डेनमार्क की राजधानी जल्दी कमेंट में बताइए। फिनलैंड है 88 पे, सिंगापुर है 84 पे। डेनमार्क और फिनलैंड ये दोनों के दोनों नॉर्दर्न यूरोप में आते हैं, ध्यान रखना है आपको। दीज आर द नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज़। वहीं पे सिंगापुर जो है वो एशियन कंट्रीज़ है। तो एशियन रीजन में जो है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सिंगापुर की है, ध्यान रखना है। क्राइसिस जोन में है वेनेजुएला, जिनका स्कोर 10 है। अरे हाँ भाई, वही तेल वाला वेनेजुएला जिसके प्रेसिडेंट को अमेरिकी फोर्सेस ने उठा लिया, वही वेनेजुएला भाई साहब। ठीक है, 181 पे है साउथ सूडान, 9 का स्कोर है। और 181 पे है सोमालिया, 9 का स्कोर है। सर इंडिया कहाँ है सर, अभी बताते हैं तुमको, रुको ज़रा सब्र करो। ये है इंडिया का रिपोर्ट कार्ड 2025 का। क्या रैंक है? 91st। स्कोर कितना है? 39। पिछले साल क्या स्कोर था? 38। क्या हुआ है? इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैसी इम्प्रूवमेंट है? स्लाइट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, स्लाइड से काम नहीं चलेगा ना, भारत इतना बड़ा देश है भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, एआई समिट हो रहा है यहाँ पे, स्लाइट इम्प्रूवमेंट से यहाँ काम नहीं चलने वाला, तेजी लानी पड़ेगी। ये 42 के आंकड़े से निकलना है फटाफट, तभी देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ग्लोबल एवरेज 42 के हम पास हैं, क्रॉस करने की पूरी उम्मीद है 2026 के एंड तक, 2027 तक, 2028 तक। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तो हम ये आंकड़ा छू लेंगे, राइट। अब इसमें एक इंसाइट है, ध्यान से पढ़िए इस इंसाइट को। इंडिया सिट्स बिलो द ग्लोबल एवरेज इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। मतलब पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, बस थोड़ी सी दिशा देनी है तो हम बहुत आगे निकलेंगे, राइट। चलिए अब ग्लोबल ब्राइट स्पॉट्स पे बात करते हैं, यानी जिन लोगों ने अच्छा काम किया। तो 31 ऐसे देश हैं दोस्तों 2012 के कंपैरिजन में जिनका करप्शन लेवल जो है वो डाउन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसमें एस्टोनिया एक देश है जिनकी रैंक 12 है, स्कोर 76 है, अच्छा इंप्रूव किया है। साउथ एशिया रीजन में भूटान ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, ध्यान रखना है आपको। हम भी साउथ एशिया में ही आते हैं, इंडिया भी। तो भूटान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, रैंक 18 है, स्कोर है 71। वहीं साउथ कोरिया ने भी बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, रैंक है 31, स्कोर है 63। ये सब जानकारी के लिए याद रखना है, थोड़ा बस इंडिया का स्कोर और इंडिया का रैंक और ग्लोबल एवरेज आपको ध्यान रखना है। तो टेक अवे क्या है रोड अहेड, कि भाई अगर आपको इसके फल काटने हैं, यानी अपने इकोनॉमीज़ को, अपनी डेमोक्रेसीज़ को बहुत अच्छा और बढ़िया तंदुरुस्त रखना है, तो आपको एंटी करप्शन मेजर्स या एंटी करप्शन स्टैंड्स, एंटी करप्शन पॉलिसीज़ आपको लागू करने पड़ेंगे, और वो भी ठंडे तरीके से नहीं, बिल्कुल विद हॉट हेडेड, कि भाई काम करना है इस पे, तभी तो रिफॉर्म आएगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट कवर करने की बारी है। करप्शन तो हमने पढ़ लिया, सॉल्यूशन क्या है सर? भारत के हिसाब से सॉल्यूशन है लोकपाल। भारत में एक एक्ट आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। क्या है इस एक्ट में? देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन होता है वो बड़ा अधिकारी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने को करप्शन के मामले में, ठीक है, तो उसको ओम्बड्समैन कहते हैं। तो ये कब आया, इसका एक मैंने टाइमलाइन बनाया हुआ है। 1963 में ये आया, ठीक है। बजट डिस्कशन के दौरान इसका आइडिया प्रपोज किया गया था। 47 में हमें आज़ादी मिली थी, 16 साल के बाद ही इसका एक आइडिया आ गया था कि भाई इस तरीके से काम तो करना पड़ेगा, ठीक। 68 से 2001 तक में 8 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए लोकायुक्त लोकपाल को लेकर, लेकिन सारे के सारे क्या हो गए? फेल हो गए। ध्यान रखना है, 8 बार, लेकिन सब फेल हो गया। 71 के अंदर में महाराष्ट्र ने पहला अपना लोकायुक्त देखा था, राइट। उसके बाद 2013 में आके ये बिल जो है वो पास हुआ, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, या आपको तो खैर याद नहीं होगा जो 2005-06 में बॉर्न है, लेकिन 2013 के आसपास में भारत में एक आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे जी उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, और वो लोकपाल की मांग को लेके ही हुआ था। तो 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास हुआ था। तो जनवरी 16 2014 में ये फोर्स में आ गया था, राइट। तो ये पूरी इसकी इवोल्यूशन टाइमलाइन है, आपको ध्यान रखना है। पहले जो पिनाकी चंद्र घोष, ये नाम आप याद रखिएगा, ये हमारे पहले लोकायुक्त
चेयरपर्सन है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के हिसाब से, पिनाकी चंद्र घोष। राइट, चलिए आगे चलते हैं। लोकपाल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देख लीजिए। इसमें एक चेयरपर्सन होता है दोस्तों। चेयरपर्सन कौन कौन बन सकते हैं? या तो भूतपूर्व सीजीआई हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, एमिनेंट पर्सनैलिटी हों। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप एमिनेंट पर्सनैलिटी बनेंगे। तो आपके भी बहुत बेहतर चांस है कि आप भविष्य में लोकपाल के चेयरपर्सन बन सकते हैं। राइट, मैंने जिस महाशय का नाम अभी लिखा, पिनाकी चंद्र घोष, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ध्यान रखिएगा। इनकी कमेटी में 8 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। 50% यानी कि 4 मेंबर जुडिशरी से लिए जाएंगे, और 4 मेंबर जो होंगे वो डाइवर्सिटी कोटा के अंदर आएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। एग्जाम में पॉलिटी के एंगल से सवाल पूछे जा सकते हैं। इनके रडार पे कौन कौन होता है? इनके रडार पे प्राइम मिनिस्टर भी होते, लेकिन उनको थोड़े से कुछ इम्प्यूनिटी दी गई है, थोड़े से सेफगार्ड्स उनको दिए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर्स और एमपीज होते हैं, ग्रुप AB ऑफिसर्स होते हैं, ग्रुप CD ऑफिसर्स होते हैं। ठीक, तो ये सारे इनके रडार पर होते हैं। मैंडेट क्या होता है? टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ही काम करता है। तो सर प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्शन थोड़ा क्यों दिया गया, थोड़े सेफगार्ड्स क्यों दिए गए हैं? इसलिए दिए गए हैं भाई, क्योंकि उनका जो पद है वो थोड़ा सा स्पेशल है। कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी लोकपाल द्वारा, लोकायुक्त द्वारा, अगर मामला इंटरनेशनल रिलेशन से है, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी से है, पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर से है, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से है। तो इन 4 किस्सों में, इन 4 कैटेगरीज में प्राइम मिनिस्टर पे कोई इंक्वायरी नहीं होगी। स्पेशल प्रोसेस लगेगा अगर आपको फिर भी प्राइम मिनिस्टर पे इंक्वायरी करवानी है, तो उसके लिए पूरी लोकपाल की बेंच कंसिडर की जाएगी। साथ ही साथ उसमें 2/3 मेंबर्स का जो है अप्रूवल रेट लगेगा। कैमरा प्रोसीडिंग्स पे काम चलेगा, लेकिन प्राइवेट होगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो ये आपको 3 बातें इंपॉर्टेंट रखनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पॉलिटी की जो किताबें हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है। हम अभी थोड़ा ब्रीफ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले सेशंस में, और इसमें डीप हम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हमारे क्विज़ का टाइम हो गया। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा हमने अभी तक कवर किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लेके, और साथ ही साथ लोकपाल को लेके। बढ़िया लगा? चलिए सवालों पे आते हैं। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भारत का, मतलब भारत का नहीं, व्हाट वाज द रिकॉर्डेड ग्लोबल एवरेज स्कोर? ग्लोबल एवरेज कितना है और कितने में से होता है? ये आउट ऑफ 100 होता है। तो क्या है ग्लोबल एवरेज? 42। तो सही जवाब 42 है। दूसरा, ऑन द CPI स्केल ऑफ 0 to 100, ज़ीरो का क्या मतलब है? ज़ीरो का मतलब है कि आप करप्शन क्लीन है, इनसफिशिएंट डेटा, एवरेज करप्शन, या हाईली करप्ट। तो आंसर है हाईली करप्ट। आप हाईली करप्ट हैं, मतलब आप नहीं, देश के अकॉर्डिंगली। तीसरा, विच कंट्री अचीव द हाइएस्ट स्कोर इन 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कंटिन्यूइंग एन 8 ईयर स्ट्रीक? ऑब्वियसली नॉर्दर्न यूरोप का वो शहनशाह बादशाह, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी आपने अभी तक लिखी कि नहीं लिखी? लिख दो जल्दी भाई कमेंट में, डेनमार्क। चौथा, अगर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट की बात की जाए 2013 के हिसाब से, व्हाट इज द स्पेसिफिक डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल? क्या वो एक्सक्लूसिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चूज किए जाएंगे? एक्सक्लूसिवली क्या होता है भाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द एंटायर मेंबरशिप मस्ट बी फ्रॉम जुडिशरी? बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट 50%? बिल्कुल सही। 8 मेंबर मैक्सिमम होते हैं ना, 8 मैक्स होते हैं। 4 जुडिशरी से आएंगे और 4 कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। तो सी ऑप्शन है। क्लियर? पांचवा, द लोकपाल कैन नॉट इनिशिएट एन इंक्वायरी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इफ द एलिगेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन द बजट? नो। इंटरनेशनल रिलेशन या एटॉमिक एनर्जी? होल्ड कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स? नो। पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी? नो। तो क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन बी। तो सही है आप। छठा देखिए, पढ़िए कि लोकपाल चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज क्या होती है? अब ये थोड़ा सा बढ़िया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज की मैक्सिमम एज, लोकपाल की चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज, क्योंकि ये हमने कवर नहीं किया, यहाँ कवर कर लेते हैं। इसकी जो मैक्सिमम एज होती है दोस्तों, वो ध्यान रखना है आपको, 70 ईयर्स की होती है। राइट। कौन सा ऐसा पहला भारतीय राज्य है टू फर्स्ट एस्टेब्लिश इट्स ऑन लोकायुक्त बॉडी? तो वो केरला, न्यू दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र? जल्दी बताइए कौन सा है? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। कौन सी ईयर में हुआ था वो भी लिख दीजिए फटाफट।
2005 में हुआ था? क्या आप बात कर रहे हो सर, 2005 में कैसे हो जाएगा? 8वां, टू इनिशिएट अ प्रॉब अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर व्हाट लेवल ऑफ अप्रूवल इज रिक्वायर्ड विद इन द लोकपाल? 3 कंडीशन थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगर आपको फिर भी लोकपाल का प्रोब लाना है। पहला, अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ जुडिशियल मेंबर्स। सिंपल मेजोरिटी से तो काम ही नहीं चलेगा भाई, पीएम बहुत स्पेशल होते हैं। अनएनिमस अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स, बिल्कुल भी नहीं। फुल बेंच विद एटलीस्ट 2/3 अप्रूवल, तो सही। सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयरपर्सन, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर है सी। नाइन्थ क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज मैंशनड इन द CPI 2025 रिपोर्टिंग एज शोइंग लॉन्ग टर्म गेन्स ड्यू टू सस्टेन्ड एंटी करप्शन मेजर्स डिस्पाइट बीइंग इन द एशियन रीजन? तो एशियन रीजन में किस देश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है? अपने देश के अंदर में उन्होंने एंटी करप्शन मेजर्स को लागू किए हैं। पहला ऑप्शन है भूटान, सोमालिया, एस्टोनिया या इंडिया। क्या होना चाहिए आंसर? भूटान। भूटान की राजधानी भी लिख दीजिए फटाफट कमेंट में। 10th, हाउ many countries evaluated in 2025 CPI score under 50 indicating serious corruption challenges? तो 50 के अंदर कितने थे? 67%। कितने का? 182 का। कितना हो गया? 122 हो गया भाई, लगा दो फटाफट, 122 करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन हुआ फिनिश। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्ते, जय हिंद।